Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 7th of February 2023। 7 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर इमर्जेंस ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनमें से कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं एक ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। पहला है स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स, सेकंड है एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड, थर्ड है लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, चौथा है स्टेबल कंडीशंस थ्रू आउट द ट्रोपोस्फेयर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। ऑप्शंस आपके सामने है 1 2 3 1 2 1 2 4 या 1 2 3 4। लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस इज 1 2 एंड 3। देखो चौथा जो स्टेटमेंट है स्टेबल कंडीशन थ्रू आउट द ट्रोपोस्फेयर वो गलत है, अनस्टेबल कंडीशन चाहिए थ्रू आउट द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। अपर डाइवर्जेंस होता है और अपर डाइवर्जेंस बोलते उसे, और ये आपका पहला स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस बिल्कुल सही है, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड बिल्कुल सही है, एंड लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई वार्म एंड मॉइस्ट एयर ये भी सही है लो प्रेशर एरिया क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है द vertical pressure gradient force is much larger than the horizontal pressure gradient। जो vertical pressure gradient है वो ज़्यादा होता है horizontal pressure gradient से, उसके बाद भी हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है strong upward wind। क्यों हमको strong upward wind क्यों फील नहीं होता है? द ऑप्शंस आर strong frictional force, strong coriolis, strong planetary winds and strong gravitational force। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये वैसे, कि अगर आपके ऊपर कोई ऊपर की फोर्स लग रहा है और आपको ये फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा। तो ये कौन सा फोर्स है इनमें से? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है जो नीचे लग रहा है। तो अपर वाले फोर्स को बैलेंस करता है लोअर वाला फोर्स, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सी माउंट्स। अब सी माउंट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है सी माउंट इज अ माउंटेन विद पॉइंटेड समिट्स राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर एंड रीचेस अबव द सर्फेस ऑफ द ओशियन। दूसरा कह रहा है दे आर वोल्केनिक इन ओरिजिन। तीसरा कह रहा है एम्परर सी माउंट इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशियन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, थोड़ा सा गलत है, क्योंकि सी माउंट एक पॉइंटेड समिट तो होता है, राइज करता है सी फ्लोर से, ये भी सही है, लेकिन सरफेस पे रीच नहीं करता, सरफेस के नीचे रहता है। दे आर लेस देन मतलब बिलो द सरफेस, दे आर नॉट ऑन द सरफेस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वॉल्केनिक ओरिजिन होता है, तो यस ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी माउंट्स आर एक्चुअली वॉल्केनिक इन ओरिजिन, तो सी माउंट इज एक्चुअली वॉल्केनिक, बिल्कुल सही है। तीसरा गलत है क्योंकि ये पैसिफिक में है ना कि आपके अटलांटिक में। तो ये 3 सवाल था, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब आगे बढ़ते हैं पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, और कुछ फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स जो इधर उधर के दूसरे न्यूज़पेपर से हमने उठाई है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ इस एनालिसिस को देखने के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बिल्कुल दिमाग पे रखें। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेम्स IAS का ऐप एंड्रॉयड में भी डाउनलोड कर सकते हैं और आईफोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेम्स IAS नीचे मैंने लिंक डाल दी है, उसमें आपको कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, फ्री कंटेंट भी हम डालेंगे, और उसमें जो कोर्सेज अभी तक अवेलेबल रहते थे वेबसाइट में वो सारे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट ऐप। आप ज़रूर डाउनलोड करिए, ज़रूर शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पहली न्यूज़ जो है वो है हाइब्रिड वॉरफेयर के रिगार्डिंग। व्हाट इज हाइब्रिड वॉरफेयर? तो हाइब्रिड वॉरफेयर बेसिकली एक 3 तरीके के वॉरफेयर टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड वॉरफेयर 3 तरीके के वॉरफेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला है कन्वेंशनल वॉरफेयर, मतलब कि ये नॉर्मल वॉरफेयर जिसमें वॉर फील्ड टैक्टिक्स यूज़ होती है, फोर्स का यूज़ होता है, फेस टू फेस फाइट होती है, वो आपकी कन्वेंशनल वॉरफेयर हो गई, ठीक है ना। दूसरा है इर्रेगुलर वॉरफेयर। इर्रेगुलर वॉरफेयर मतलब यहाँ वॉर इज फॉट फॉर लेजिटिमेसी, मतलब इसका गोल होता है एंड इट कैन बी फॉट इवन विद इन ए स्टेट, एंड दिस वॉरफेयर इंक्लूड्स नॉन मिलिट्री एक्टर्स। तो इनमें नॉन मिलिट्री एक्टर्स जो रहते हैं दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द इर्रेगुलर वॉरफेयर। एंड द थर्ड वन इज द साइबर वॉरफेयर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर जो कि बेसिकली साइबर अटैक्स एनिमी स्टेट पे आपने कर दिए, सिविलियन साइबर हब्स आपने उस पर अटैक कर दिया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट इज बेसिकली अंडर द हाइब्रिड वॉरफेयर, ठीक है ना।
ये आप याद रखिएगा तीनों। दूसरी जो न्यूज़ है वो है IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने अभी लाइफ इनिशिएटिव के रिगार्डिंग अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लाइफ इनिशिएटिव आप सबको बता दूं मैं, इंडिया के द्वारा प्रपोज्ड इनिशिएटिव है। इंडिया ने COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, ये लिख लेना आप लोग कि यूपीएससी पूछता है कि लाइफ इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने अभी 27th COP में कहा है, तो 27th में नहीं कहा था, COP26 में यानी ग्लासगो में ही इसको लाइफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इट वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रपोज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द COP26 held in Glasgow, and the initiative is proposed during the 50th celebrations of World Environment Day। तो 50वां सेलिब्रेशन था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। कब होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अगर आप बता सके तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बहुत ही सिंपल सवाल है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर, आप बताइएगा कब होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ इनिशिएटिव जो है बेसिकली लाइफ स्टाइल चेंजेस है फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल चेंजेस फॉर इन्वायरमेंट। इसमें आपको अपने जो नॉर्मल रूटीन में आप जो एनर्जी का वेस्टेज करते हैं, इन सब चीज़ों को आपको स्टॉप करना है। तो बेसिकली दैट इज द थिंग। अब जो IEA की रिपोर्ट है, IEA की रिपोर्ट के मुताबिक अगर लाइफ इनिशिएटिव लोग फॉलो करते हैं तो लगभग 440 बिलियन US$ बचाए जा सकते हैं बाय 2030। 2030 तक लगभग 440 बिलियन US$ बचाए जा सकते हैं, ठीक है ना। की फाइंडिंग्स रिपोर्ट के अगर हम देखें तो मिशन विल हेल्प इन सेविंग 5% ऑफ फ्यूल स्पेंडिंग, इसको बचाएगा। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन को कम करेगा। इंक्रीज द कॉस्ट सेविंग्स, मिटिगेट एयर पोल्यूशन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। तो इट विल हेल्प इन मिटिगेटिंग एयर पोल्यूशन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, ऑल दीज थिंग्स। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेता है कि लाइफ इनिशिएटिव के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़े, इसलिए आप ये याद रख लो पहले। अच्छा, अगली न्यूज़ है E20 फ्यूल क्या है। E20 फ्यूल देखो क्या होता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग। आप सबको पता है गवर्नमेंट की पॉलिसी है इथेनॉल ब्लेंडिंग की। तो पहले ये पॉलिसी हालांकि कहती थी कि 10% पेट्रोल को आप इथेनॉल के साथ ब्लेंड करो, मतलब मिक्स करो, इसको बोलते थे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है ना। ये टारगेट बढ़ा करके अब 20% कर दिया गया है, एंड दिस 20% टारगेट इज टू बी अचीव्ड बाय 2025। तो जब 10% की ब्लेंडिंग होती थी तो उस फ्यूल को बोलते थे E10, और जब 20% की हुई तो उसको बोलते हैं E20। तो ये E20 फ्यूल इज बेसिकली एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल फ्यूल, एंड इसमें 20% बायोफ्यूल आपका मिक्स रहता है। इथेनॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल है। इट इज़ मेड बाय फर्मेंटिंग शुगर विच इज़ अ नेचुरल सोर्स, है ना, शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, ठीक है ना। शुगर केन के माध्यम से भी आप बना सकते हैं, और भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अगली है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन तुमकुरू, कर्नाटका, ठीक है ना। तो ये आपको, ये तो कल पता ही है आपको क्या किया अभी, हॉल का यानी कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मतलब हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तुमकुरू कर्नाटका में, वो लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तुमकुरू में, एंड द यूनिट इज़ नाउ रेडी टू लॉन्च इट्स ऑपरेशन। अब ये लॉन्च करने के लिए, ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है ना। और फाउंडेशन स्टोन इसका 2016 में रखा गया था। द फाउंडेशन स्टोन मतलब पहली जो नींव का पत्थर था वो 2016 में रखा गया था। अभी फाइनली ये कंप्लीट हुआ, कल इसको डेडिकेट किया गया नेशन को, है ना, कल इसको डेडिकेट किया गया है नेशन को। तो ये आपको चीज़ें बता दूँ, इंपॉर्टेंट है। अगला जो न्यूज़ है ये PIB का न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। युवा संगम पोर्टल, लिख लो इसको, युवा संगम पोर्टल। युवा संगम पोर्टल किस लिए है, तो बेसिकली जो यूथ है, यूथ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन, यूथ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसको मतलब बाकी पूरा इंडिया जो है उसमें उसकी स्पिरिट को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट को, यूनिटी बेसिकली इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट करने के लिए, यूथ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ यूनाइट करने के लिए पूरा लगभग 20,000 यूथ को चुना जाएगा, एंड दे विल ट्रेवल अक्रॉस द इंडिया एंड दे विल गेन अ यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस कल्चरल लर्निंग। तो क्रॉस कल्चरल लर्निंग सीखेंगे युवा संगम पोर्टल के माध्यम से, युवा संगम स्कीम के माध्यम से, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। एक और न्यूज़ और है, अभी कल रिपोर्ट आ रही थी RBI की रिगार्डिंग द डिजिटल रुपी। आप सबको पता है कि डिजिटल रुपी रिटेल सेगमेंट यानी कि E-रुपी रिटेल जो है वो 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट किया था RBI ने। 1 दिसंबर 2022 से E-रुपी रिटेल जो है वो RBI ने स्टार्ट किया था,
और आपको बता दो कि ई रुपी जो है बेसिकली वो आपका एक तरीके से लीगल टेंडर है, दैट इज़ अ लीगल टेंडर, मतलब आपको उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, इट इज़ अ लीगल टेंडर, आरबीआई द्वारा ये सिक्योरिटाइज्ड है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैश में जैसे आप मतलब जैसे आपको कैश में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, वैसे ही आपको ई रुपी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट अर्न इंटरेस्ट इन द ई रुपी, है ना। और that is the thing which is important, and e-rupee can be converted to other forms of money like deposits with the bank, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कोई आपको उसमें इंटरेस्ट पेमेंट और ये सब नहीं होगा। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप यू आर क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक लगभग 2600 लोगों की जान गई है इन द टर्की एंड सीरिया। वहाँ पे अर्थक्वेक के कारण बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक हुआ है टर्की एंड सीरिया में, आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड इंडिया ने भी अपनी फोर्सेज यानी कि नेशनल डिफेंस, हमारी जो फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, वो भेजने का वादा किया है। एंड इंडिया विल definitely help Turkey and Syria in the moment of these crises। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। आई होप अभी तक आपने काफ़ी कुछ देख लिया होगा, समझ लिया होगा। कोट्टियूर ये फॉरेस्ट रीजन का नाम आया था, तो बस ये याद रखना कि ये जो कोट्टियूर फॉरेस्ट एरिया है ये आपका केरला में लोकेटेड है, यहाँ पे है ना, केरला में लोकेटेड है कोट्टियूर फॉरेस्ट एरिया, इट इज़ लोकेटेड इन केरला, तो इसको भी याद रखेगा। पहला एडिटोरियल देख लेते हैं, क्या क्या एडिटोरियल है। देखो आज जो एडिटोरियल मैं डिस्कस करूंगा वो मेनली 2 एडिटोरियल करूंगा। एक एडिटोरियल में केवल आपको एक कोट मैं आपको बताना चाहता हूं। टॉकेविले का यहाँ पे एक बहुत अच्छा डेफिनेशन था। देखो टॉकेविले कौन थे, एक फ्रेंच डिप्लोमैट था, फ्रेंच पॉलिटिशियन था, डिप्लोमैट था टॉकेविले। उसने मैच्योरिटी ऑफ अ नेशन के ऊपर एक लाइन कही है कि द मैच्योरिटी ऑफ अ नेशन इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ दैट नेशन टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन द फेस ऑफ सोशल फ्लक्स। ये लाइन लिख लेना, क्योंकि आप कभी भी ऐसे स्टार्ट करते हैं या कभी भी पॉलिटिकल रिलेटेड या नेशन के लोगों के ऊपर लिखने के लिए, या नेशन के ऊपर या लिबर्टी के ऊपर या फ्रीडम के ऊपर लिखने के लिए, तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि टॉकेविले डिफाइन करते हैं मैच्योरिटी ऑफ अ नेशन को एज द कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ दैट नेशन टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन द फेस ऑफ सोशल फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है चेंज, कंटिन्यूस चेंज, है ना। सोशल चेंज के टाइम में कितने रिस्पॉन्सिबली वहाँ के लोग एक्ट कर सकते हैं, ये टॉकेविले कहते हैं, ये मैच्योरिटी ऑफ द नेशन डिफाइन करता है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे जो बताया, ये बोला कि जो फ्रीडम और लिबर्टी, स्पीच, इन सब का जो रियल कंसेप्ट है ये वोल्टेयर और रूसो ने प्रोपाउंड किया था। इट वाज प्रोपाउंडेड बाय वोल्टेयर एंड रूसो। एक और कोट है, बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छा वोल्टेयर को कोट करते हुए लिखा था। वोल्टेयर ने कहा था, आई होली डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से। अब देखना लाइन कितनी प्यारी है, आई होली डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से एंड आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। मतलब मैं पूरी तरीके से डिसअप्रूव करता हूं जो भी तुमने कहा, लेकिन तुम्हें ये कहने का हक है, इसको डिफेंड मैं मरते दम तक करूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब मैं अगर डिसअप्रूव कर रहा हूं किसी चीज को जो तुम बोल रहे हो, तो वो तुमको बोलने का हक नहीं, बोलने का हक तुमको है, मैं भले उसको डिसअप्रूव करता रहूं। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। ये कुछ कोट्स थे जो आप एसेज में यूज कर सकते हैं। अब दूसरा जो आर्टिकल है उस पे हम आते हैं, जम्मू विलेज डिफेंस एंड गवर्नेंस। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जम्मू जो रीजन है वहाँ पे जो मिलिटेंट एक्टिविटीज कई बार हो जाती है, इनको गार्ड ऑफ करने के लिए एक तरीका है जो बहुत पहले यूज होता रहा है ना, क्योंकि आप सबको पता है जम्मू कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट का जोन अभी भी है ना, बहुत सारी लोकल पॉपुलेशन अभी भी कन्फ्लिक्ट्स में फंसी हुई है, पोटेंशियल वहाँ पे थ्रेट्स रहते ही रहते हैं। तो ऐसे में पहले भी वहाँ पे था विलेज डिफेंस कमिटीज थी वहाँ पे, है ना, तो उन्हीं को रिवाइव करने की बात की जा रही है। अभी रिसेंटली वहाँ के लोगों ने भी रिवाइव करने की बात की है विलेज डिफेंस कमिटीज को, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ने भी इंस्ट्रक्शंस इशू किए थे कि जो ये वीडीसी यानी कि विलेज डिफेंस कमिटीज है, इनका नया नाम रहेगा विलेज डिफेंस गार्ड्स, दे विल बी नोन एज विलेज डिफेंस गार्ड। और अगस्त 2022 में नोटिफिकेशन आया था विलेज। अगर आपसे कोई पूछे कि विलेज डिफेंस गार्ड का कंसेप्ट कहाँ के लिए, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो है विलेज डिफेंस गार्ड विल इंस्टिल अ सेंस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। अब यहाँ से सेल्फ प्रोटेक्शन का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, ही विल बी मैंडेटेड टू एक्सरसाइज कमांड एंड कंट्रोल। वीडीजी के ऊपर जो कमांड एंड कंट्रोल रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रहेगा। एंड बहुत ही क्रूशियल रोल जो विलेज डिफेंस कमिटीज़ हैं या विलेज डिफेंस गार्ड है वो प्ले कर सकते हैं इन कंटेनिंग द मिलिटेंसी इन द जम्मू डिवीजन, है ना। तो ये मिलिटेंसी को कंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले
कर सकते हैं। 1990s में ये सेटअप हुए थे, है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। लेकिन दिक्कत ये होने लगी थी कि वीडीसीज, हालांकि इनको आपने ट्रेन किया था मिलिटेंट्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के अराइवल तक किस तरीके से विलेज डिफेंस कमिटीज होल्ड करेंगी और फोर्स को मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे, मतलब इसका एम तो यही है इसको बनाने का। लेकिन वीडीसीज ने क्या किया, कई जगहों पे वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गए थे, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन और इन सब जैसे टास्क में भी वो फिर इंडल्ज होना। ऑब्वियस बात है, पावर करप्ट्स बोलते हैं ना, पावर करप्ट्स, तो वो वाला चीज इनके साथ भी आ गया था और पावर मिलते ही फिर ये लोग इधर उधर परेशान भी करने लगे थे, बिकॉज इट गिव्स अ फॉल्स नोशन ऑफ पावर, फॉल्स नोशन ऑफ पावर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ऑथर ने वही कहा है कि इसकी ज़रूरत तो है, लेकिन हाँ, एम्पावर करो लोगों को, लेकिन यू हैव टू बी कॉशियस वाइल डीलिंग विद देम। इसके अलावा यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो मोस्ट इनकरेजिंग फेसेट्स है डेमोक्रेसी का इन जम्मू कश्मीर, इट हैज़ बीन द पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 विच वॉज अमेंडेड रिसेंटली इन 2020। तो पंचायती राज एक्ट जो 1989 का है उसको अमेंड किया गया था 2020 में, एंड इट पेव्ड द वे फॉर सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। तो उसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप की जाएगी, एंड जो 3 टियर गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में वो कंप्लीट होती है आफ्टर दैट। और ये जो वीडीजी का रिवाइवल है, इट शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर द लोकल बॉडीज। इसको एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि हम लोकल बॉडीज को एम्पावर कर सकें, एंड वंस द गवर्नमेंट इज हैज़ एम्पावर्ड द लोकल बॉडीज को फिर अपना रोल बखूबी निभाना चाहिए इन द कन्फ्लिक्ट जोन, है ना, जो भी वो कर सकते हैं दे शुड डू दैट, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे जो आर्टिकल है वो है द डिमांड फॉर मनरेगा वर्क इज अनमेट। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो एलोकेशन है मनरेगा के लिए वो इस बार केवल 60,000 करोड़ का था। दिस इज लेस देन 0.2% ऑफ द जीडीपी, द लोएस्ट एवर एलोकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। दिस इज लोएस्ट एवर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब आप देख सकते हैं ऑथर ने कहा कि जो इशूज है मनरेगा में कौन कौन से, अगर हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है द इशूज आर मेनी फोल्ड। फर्स्ट है जो वेज पेमेंट है, डिले इन वेज पेमेंट, डिले इन द वेज पेमेंट, ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो अनमेट वर्क है, अनमेट वर्क मतलब कि आपने काम डिमांड किया लेकिन आपको काम मिला नहीं, है ना। हालांकि मनरेगा के अंदर पता आपको डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, जैसे आपने काम डिमांड किया 15 दिन तक अगर आपको काम नहीं मिलता है तो 15 दिन के बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि डिमांड रजिस्टर ही नहीं की जा रही है, मनरेगा में डिमांड ही नहीं रजिस्टर की। अगर डिमांड रजिस्टर ही नहीं करेंगे सपोज करो, तो फिर अनमेट वर्क कहाँ से रहा, है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा ऑथर ने इशू बताया टेक्निकल इशू MIS के साथ, जो वहाँ पे MIS से रजिस्टर बनते हैं जहाँ पे अनमेट वर्क का और ये सारी चीज़ें का हिसाब किताब किया जाता है। MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है मनरेगा का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसका भी काफ़ी मिसयूज़ किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट है। देखो यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पे देखो, व्हेन यू यूज MIS रिपोर्ट्स वी गेट इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ अनमेट डिमांड। फॉर एग्जांपल देखना, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, अ हाउस होल्ड हैज डिमांडेड 7 days ऑफ वर्क एंड गॉट 3 days। सपोज करो एक हाउस होल्ड है जिसने 7 दिन का काम मांगा लेकिन उसको 3 दिन का काम दिया गया हाउस होल्ड को। तो एज पर द MIS रिपोर्ट, सिंस द हाउस होल्ड डिमांडेड एंड गॉट वर्क। अब MIS की जब रिपोर्ट आप देखेंगे ना तो उसमें दिखाएगा कि हाउस होल्ड ने डिमांड किया और उसको काम दिया गया। हालांकि अगर आप देखें तो उन्होंने डिमांड किया था 7 दिन का लेकिन मिला काम 3 दिन का। उनका 4 दिन होना चाहिए, 4 days जो होना चाहिए था वो अनमेट डिमांड होना चाहिए था। लेकिन MIS की रिपोर्ट दिखाएगी कि हाउस होल्ड ने डिमांड किया, उसको काम दिया गया। तो देयर इज नो नेशनल MIS रिपोर्ट शोइंग दिस अनमेट वर्क। तो कोई भी MIS की रिपोर्ट इस तरीके के अनमेट वर्क को नहीं डिफाइन करती कि जहां हाउस होल्ड ने 7 दिन का मांगा, मिला उनको केवल 3 दिन का, 4 दिन का जो अनमेट था वो रिपोर्ट नहीं दिखाएगी। रिपोर्ट दिखाएगी हाउस होल्ड ने मांगा, हमने दे दिया, है ना। तो ये इशू है जो कि चल रहा है, एंड दीज आर द थिंग्स मेजरली। और इसके बाद अब इसमें बजट कट भी कर रहे हैं, तो अब पुराना चुकाएंगे कि नया करेंगे, और ज़्यादा डिमांड जो रहेगी वो अनमेट वर्क बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला जो आर्टिकल है वो एक्चुअली पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर है कि तो पाकिस्तान खंगाल गया है। अब ये फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल वहाँ पे है नहीं, इन्फ्लेशन वहाँ पे 20% 25% की लाइन में पहुँच चुका है, 27% के आसपास है यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन। अर्बन फूड इन्फ्लेशन 39%, रूरल फूड इन्फ्लेशन 45.2% आप जा चुका है। IMF से अभी 13th बेल आउट मांगा है पाकिस्तान ने। IMF से बोला है कि भैया मदद करो, भिक्षाम देही, है ना।
ना, जैसा पाकिस्तान बोलता है कई बार, तो भिक्षामदेही वाली बात चल रही है और इनकी हालत देखो ख़राब हो चुकी है। और उसके बाद फिर ये बात करते हैं इधर की उधर की, कश्मीर के लिए और इधर उधर के लिए, तो शर्म भी नहीं आती। तो मतलब आप लोग मदद वो करो यार, अपना खाओ पियो, और दूसरे आतंकवाद फैलाते रहोगे, अपने लिए कुछ करोगे नहीं तो फिर कहाँ से आपके पास हो पाएगा। आपका पूरा दिमाग तो आतंकवाद फैलाने में लगा रहता है, तो कंट्री की इकॉनमी कैसे सुधरेगी। अगला जो न्यूज़ है वो है वॉइस डी फेक्स के रिगार्डिंग। अब अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एमा वॉटसन, जो रोगन, बेन शपीरो, इन लोगों का वॉइस डी फेक, वॉइस क्लोनिंग किया गया है ना। वॉइस डी फेक के अंदर दो तीन चीज़ें आती हैं। एक आती है स्पीच सिंथेसिस, स्पीच सिंथेसिस, एक होता है वॉइस क्लोनिंग, ठीक है ना। ये सब वॉइस डी फेक्स के अंतर्गत आते हैं। इनका मिसयूज़ किया जा रहा है। अब देखो क्या होता है, मान लो एम्मा वॉटसन ने मुझे फ़ोन कर दिया, सपोज़ करो, अपनी आवाज़ में। अब मैं आवाज़ पहचानता हूँ, सपोज़ करो एम्मा वॉटसन ने मुझे बोला कि भैया 50 रुपये मेरे खाते में डाल दो, तो मैं डाल दूंगा, है ना, क्योंकि एम्मा वॉटसन बोल रही है, भाई मैं तो उसकी आवाज़ पहचानता हूँ। अमिताभ बच्चन फ़ोन करके मुझे बोल रहा है कि 50 रुपये डाल दो, 20 रुपये डाल दो, तो मैं दे दूंगा उसको 20 रुपये, उसका GPay ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है यार, इसके बहाने नंबर तो मिल जाएगा। तो अब ये वॉइस डिफेक्ट्स का इशू है। मैं तो चलो 50-100 रुपये बोल रहा हूँ। अभी एक मैं रियल स्टोरी बता दूँ। एक कंपनी के CEO से $2,50,000 ले लिए गए, $2,50,000, है ना, सिर्फ यही बोल के कि शाम में चुकाता हूँ, है ना। तो इस तरीके से वॉइस डिफेक्ट्स का यूज़ करके मतलब लोगों को वो किया जा रहा है। हालांकि इसके सही चीज़ें भी हैं, इसमें कुछ चीज़ें जैसे डायलॉग्स, मूवीज़, इन सब में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन दे आर द थिंग। लेकिन अब जब डायलॉग्स मूवीज़ में करोगे तो एक कंसेंट भी है, ये एथिकल कंसेंट भी है ना भाई, कि आपने एक्टर से पूछा है कि नहीं पूछा है, वो है कि नहीं है, लेकिन आपने उसकी वॉइस यूज़ कर ली है ना। इस तरीके से एथिकल कंसर्न्स भी कुछ रेज होते हैं। तो इट इज़ वॉइस डिफेक्ट्स आर देयर, एंड इनको डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसके ऊपर प्रयास चल रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। ST कमीशन फंक्शनिंग विद लेस देन 50% ऑफ इट्स अप्रूव्ड स्ट्रेंथ, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो अपनी 50% कम स्ट्रेंथ से काम कर रहा है। NCST का फॉर्मेशन आप सबको पता है कि 2004 में हुआ था, 19 फरवरी को, एंड ये बना था आर्टिकल 338 यानी आर्टिकल 338 को अमेंड करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 338A ऐड किया गया था, जिसने कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का, उसके तहत इसको बनाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसलिए, एंड 338A जो है वो पावर देता है NCST को कि वो जो सेफगार्ड्स हैं STs के लिए उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है, इम्प्लीमेंट कराने का, और ये सारी चीज़ें। हालांकि ये रिकमेंडेटरी नेचर है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, और 3 मेंबर्स होते हैं, है ना। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, and at least one member should be a woman, at least one member should be ST, and मतलब वाइस चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स में से the members are not eligible for appointment for more than 2 terms, not eligible for appointment for more than 2 terms, 2 टर्म से ज़्यादा अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। एंड इनको जो चेयरपर्सन है उसको रैंक होती है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की, वाइस चेयरपर्सन की रैंक होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, मेंबर्स की रैंक होती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, ठीक है ना। एंड प्रेसिडेंट को ये एनुअली रिपोर्ट देते हैं एट सच टाइम्स कमीशन में डीम फिट, जब कमीशन को सही लगता है तो, ठीक है ना, एंड रिपोर्ट देते हैं वो, ठीक है। तो अभी ये आधी उसमें काम कर रहे हैं स्ट्रेंथ में। दिस इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड। नेवल LCA लैंड्स ऑन विक्रांत, फर्स्ट एरोप्लेन टू टच डाउन। अभी रिसेंटली आपको पता है LCA यानी कि जो अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसने लैंडिंग की है। फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? INS विक्रांत। तो याद रखिएगा INS विक्रांत इज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये दोनों न्यूज़ ज़्यादा काम की है नहीं। मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया भेजेगा डिज़ास्टर रिस्पांस टीम को। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स में याद रखिएगा 12 बटालियंस है, लगभग 1149 पर्सनल हर बटालियन में है। 3 BSF की हैं, 3 CRPF की हैं, 2 CISF की हैं, ITBP की हैं, 2 SSB की हैं। इनको कंस्टिट्यूट किया गया था सेक्शन 44 सेक्शन 45 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो है उसके सेक्शन 44-45 के थ्रू इसको
इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब फेडरल रेट हाइक जो है उसका फियर, उसका डर ही काफ़ी है हमारे रुपए को गिराने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि फेडरल रेट जब बैंक हाई करता है तो पूरा डॉलर यहाँ से चला जाता है अमेरिका, और जब यहाँ से डॉलर जाएगा तो यहाँ डॉलर कम हो जाएगा, जब डॉलर कम होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यू घटेगी। तो दीज आर ऑल द थिंग्स, दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।